सभी हो गई सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हम लोग चल रहे थे परागण, पर परागण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यदि लास्ट वीडियो ध्यान हो तो पर परागण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल आपकी बायोलॉजी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो हम अपना लास्ट जो वीडियो थी उससे आगे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो पर परागण में हम लोगों ने जल परागण को देखा है। सबसे पहले हमने वायु परागण को देखा था, और वायु परागण के अंदर हमने मक्का का एग्जाम्पल लिया था, मक्का या जियामेज का एग्जाम्पल लिया था। और जल परागण जो था, जल परागण को हमने दो भागों में देखा था, एक तो एपी हाइड्रोफिली और एक हाइपो हाइड्रोफिली, दो भागों में इसको बांटा था। अब एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब क्या है कि यदि जल की सतह के नीचे की ओर, जल के अंदर यदि परागण क्रिया होती है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपो हाइड्रोफिली। और यदि जल की सतह पे क्रिया होती है परागण की क्रिया, तो वो क्या कहलाएगा, एपी हाइड्रोफिली कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा था बेलिसनेरिया के अंदर, बेलिसनेरिया के अंदर जल परागण की घटना। तो बेलिसनेरिया में देखा था कि ये पादप कैसा होता है, एक लिंगी पादप होता है। एक लिंगी से मतलब होता है कि इसमें नर पादप और मादा पादप दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। और पूर्ण जल निमग्न पादप होता है। ठीक है, जल में पूरी तरह से डूबा रहने वाला पादप होता है। इसमें यह देखा था कि बेलिसनेरिया का जो मेल प्लांट्स है, नर पादप है, इसमें क्या होते हैं, कई सारे पुष्प जो होंगे वो पुष्प टूट के जब परिपक्व हो जाएंगे तो पुष्प वृंत से अलग होके वो कहाँ जाएंगे, जल की सतह पे आ जाएंगे। और मादा प्लांट जो होता है, फीमेल प्लांट जो होगा, उसमें मादा पुष्प जो होगा वो कैसा होगा, व्रंत के द्वारा, अर्थात एक कुंडलित व्रंत के द्वारा वो बंधा हुआ रहेगा। और ये व्रंत खुलेगा। सबसे पहले कुंडलित व्रंत जो है वो अकुंडलित होगा, खुलेगा वो। और खुलने पे मादा पुष्प कहाँ जाएंगे, जल की सतह पे। और ये नर पुष्प क्या करेंगे, उनके चारों ओर जमा हो जाएंगे। जमा हो जाने पे जैसे ही वायु चलेगी या जल के अंदर जैसे ही धाराएं उठेंगी, इनमें घर्षण से इनमें परागकण कहाँ पहुंच जाएंगे, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर। और जैसे ही परागकण पहुंचे, ये पुष्प व्रंत पुनः कुंडलित होगा और मादा पुष्प को कहाँ खींचेगा, जल के अंदर की ओर खींचता हुआ चला जाएगा। तो बेलिसनेरिया जो था ना, बेलिसनेरिया की आपको पीडीएफ मिली हुई है, और उस पीडीएफ में बेलिसनेरिया जहां पे लिखा हुआ है वहां पे एक नोट डाल के लिख लेना आप लोग बेलिसनेरिया के अंदर, कि बेलिसनेरिया में यदि आपसे पूछे कि बेलिसनेरिया में कौन सा परागण होता है, तो बेलिसनेरिया में कौन सा परागण होगा, जल परागण। ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे ना, बेलिसनेरिया में वायु परागण भी होता है। बेलिसनेरिया में वायु परागण भी होता है। ध्यान से सुनना, यदि आपके लिए वहां दोनों ही ऑप्शन आ जाएं कि जल परागण भी हो और वायु परागण भी हो, तो उनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो जल परागण को देनी है। और यदि जल परागण नहीं आया, वहां पे वायु परागण है, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, वायु परागण को देनी है। तो नोट डाल के लिख लेना कि बेलिसनेरिया में वायु परागण भी होता है। ठीक है, मोस्टली कौन सा होगा, जल परागण, लेकिन जल के अंदर भी जो परागण होगा वो वायु के द्वारा होगा, तभी उसमें क्या होंगे, घर्षण होगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो तक देखा था। अब हम लोग देख रहे हैं जल परागण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल परागण के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखने हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जोस्टेरा में। देखो, जोस्टेरा जो होता है, जोस्टेरा भी क्या होता है, जल निमग्न, ठीक है, आवृत बीजी पादप होता है।
जोस्टेरा जो होता है ये भी आवृत बीज जल निमग्न या समुद्री आवृत बीजी पादप होता है। इसमें क्या होता है कि परागकण जो होते हैं, ध्यान से सुनना, परागकण की आपने संरचना पढ़ी थी कि परागकण जो होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं, गोल होते हैं, और इनके बाहर की ओर क्या मिलता है, एक्साइन, और अंदर की ओर इंटाइन। दो आवरण या दो प्रकार के क्या मिलते हैं, आवरण, बाहर की ओर एक्साइन, अंदर की ओर इंटाइन वाला। लेकिन जोस्टेरा के अंदर क्या होता है, परागकण कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, नुकीले और सुई के समान होते हैं, सुई जैसे। और इनके ऊपर क्या नहीं मिलती है, एक्साइन नहीं मिलती है, अर्थात ये परागकण जो होते हैं वो एक्साइन लेस मिलते हैं, अर्थात बाह्य चोल रहित मिलेंगे। ठीक, तो जोस्टेरा के अंदर ध्यान रखना, जोस्टेरा जो है वो जल निमग्न अर्थात जल में पूरी तरह से डूबे रहने वाला आवृत बीजी पादप है। और इसके परागकण कैसे होते हैं, लंबे, नुकीले, सुई जैसे, और एक्साइन लेस होते हैं, एक्साइन इनके ऊपर नहीं पाई जाती। तो जब भी परागकण जल में मुक्त होते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी परागकण निकाले जाते हैं या परागकोश जब भी फटेगा तो परागकण कहाँ पे मुक्त हो जाएंगे, जल में। अब जल में मुक्त होंगे तो ये जल धारा जो होती है, जल का प्रवाह जो होता है, उस जल धारा के साथ में ये क्या रहेंगे, बहते हुए रहते हैं, बहते हुए रहेंगे। और जल के अंदर की ओर जो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र होगी, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र होगी, उस वर्तिकाग्र पे जाके क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, वर्तिकाग्र से जाके जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे किसकी क्रिया संपन्न होगी, परागण की क्रिया संपन्न होगी। तो जोस्टेरा के अंदर अब ध्यान से सुनना कि ये किसके साथ में बह रहे हैं, किसके साथ में बह रहे हैं, ये जल के साथ में, जल की धाराओं के साथ में बहते हैं। परागकण मुक्त हो गए और वो जल की धारा जो होगी ना, वो जल की सतह पे चलेगी। ध्यान से सुन लेना, दो प्रकार के बताए थे आपको, एक तो एपीहाइड्रोफिली और एक हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, नेजास, जोस्टेरा, सेरेटोफिल्लम, इन सब में कौन सा होता है, एपीहाइड्रोफिली प्रकार का जल परागण मिलेगा। जबकि बैलिस्नेरिया में कौन सा मिल रहा था, हाइपोहाइड्रोफिली मिल रहा था। तो यहाँ पे एपीहाइड्रोफिली, ये कौन सा हो गया, एपीहाइड्रोफिली, क्योंकि परागकण जो हैं वो जल की धाराओं के साथ में बहते हैं, अर्थात जल की सतह जो होती है ना, जल की सतह पे ही वो बहते हुए जाएंगे, और जहां मादा पुष्प की वर्तिकाग्र मिलेगी वहां उस वर्तिकाग्र से जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, दूसरा आता है समुद्री घासों में। देखो, समुद्री घासों में भी क्या होता है, जल परागण पाया जाता है। इनमें भी क्या है, जल परागण जो होते हैं वो जलीय धाराएं जो होती हैं उनके साथ में ये बहते हुए रहेंगे। जलीय धारा, जल की जो धारा होती है उसके साथ में ये बहते रहते हैं, और जहां मादा पुष्प मिलती है उसके संपर्क में आके और परागण की क्रिया को संपन्न करेंगे। ठीक है, ऐसे ही तीसरा है सेरेटोफिल्लम। सेरेटोफिल्लम में भी क्या होता है, जल परागण पाया जाएगा। सेरेटोफिल्लम के अंदर भी, सेरेटोफिल्लम में क्या होता है कि परागकण जो होते हैं वो जल की धाराओं के साथ में बहेंगे, जल की धाराओं के साथ में बह के और ये क्या हो जाते हैं, जल में डूब जाते हैं। यहाँ वर्तिकाग्र जो होगी वहीं पे ये क्या होंगे, नीचे की ओर गिरते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार से इनमें क्या मिलेगा, जल परागण की घटना पाई जाएगी। किसमें, जोस्टेरा में, समुद्री घासों में और सेरेटोफिल्लम के अंदर। तो ये जल परागण की जो घटना है वो यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। अब इसके बाद में, जल परागण के बाद में ध्यान देना कि हमने अजैविक कारक जो पढ़े थे, अजैविक कारक में दो देखे थे, एक तो वायु के द्वारा परागण और एक था जल के द्वारा परागण। वायु के द्वारा और जल के द्वारा। वायु के द्वारा हम लोग देख चुके कि वायु के द्वारा परागण जो था, इसका एग्जाम्पल लिया था कौन सा, मक्का। और जल के द्वारा जो परागण है इसके कई एग्जाम्पल हो गए, कौन कौन से, सबसे पहला बैलिस्नेरिया, बैलिस्नेरिया के बाद में जोस्टेरा, समुद्री घास और सेरेटोफिल्लम के अंदर जल परागण की घटना हो चुकी है। अब इसके बाद में दूसरे आते हैं बायोटिक फैक्टर।
अब हैं जैविक कारक। देखो, जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर जो हैं, बायोटिक फैक्टर के अंदर वो जीव आते हैं जिनके अंदर क्या होगा, जीवन होगा, क्योंकि जैविक से मतलब बताया था आपको, जिनमें क्या मिलता हो, जीवन मिलता हो। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, आपको बताया था कि सबसे ज्यादा परागण की घटना जो करते हैं वो कौन करते हैं, कीट करते हैं, कीट। और कीटों के द्वारा होने वाला जो परागण होगा इसको बोलते हैं हम कीट परागण के नाम से जानते हैं। कीटों के द्वारा होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है। और कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं ना, उस शाखा को तो हम क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की जिस शाखा में हम कीटों का अध्ययन करेंगे उसको एंटेमोलॉजी। और कीट परागण की जो घटना होती है इस घटना को एंटोमोफिली के नाम से जानते हैं। कीट परागण जो है इसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। एंटोमो का मतलब होता है कीट। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद में कीट परागण नाम से मालूम चल रहा है कीटों के द्वारा होने वाला परागण, वो क्या कहलाएगा, कीट परागण कहलाता है। अब कीट जो होते हैं, कीटों को किस संघ में रखा है, संघ ऑर्थोपोडा के अंदर रखा है। और ऑर्थोपोडा के अंदर एक गण आता है इंसेक्टा। इंसेक्टा ये मोस्टली सबसे बड़ा गण मान के चलो इसको, या फिर अधिकांश कीट जो होते हैं वो इसी गण के अंदर आते हैं। संघ यदि पूछे तो वो कौन सा होगा, संघ ऑर्थोपोडा। फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा। और ऑर्डर कौन सा होगा, इंसेक्टा। अब इंसेक्टा, इंसेक्टा इसके अंदर देखो, विश्व के अंदर ध्यान रखना, विश्व के अंदर परागण की जो घटना होती है, और परागण में भी कौन सा, कीट परागण। कीट परागण का लगभग 80% भाग जो होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होता है। मधुमक्खियां जो होती हैं इनके द्वारा कीट परागण का लगभग सबसे ज्यादा या लगभग 80% कीट परागण मधुमक्खियों के द्वारा होगा। ठीक है, जो फसली पादप होते हैं ना, सर्दी के दिनों में जब सरसों या गेहूं की हमारे क्षेत्रों में जो फसल होती हैं, तब देखना मधुमक्खी पालन वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। खेतों के आसपास बैठे हुए मधुमक्खी वाले बैठे हुए मिल जाएंगे। तो मधुमक्खियों के लिए क्या फ़ायदा होगा कि मधुमक्खियाँ पुष्पों से शहद को या मकरंद को चूसेंगी, मकरंद को चूसेंगी, उससे क्या बनाएंगी, वो शहद। और परागकण की क्रिया किसमें संपन्न हो जाएगी, पौधे के अंदर। तो पौधे को भी फायदा हो रहा है यहाँ पे, और मधुमक्खियां जो होती हैं इनको भी फायदा होता है। तो कीट परागण की जो क्रिया है, कीट परागण की क्रिया, इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या कीट परागण की क्रिया कब होगी कब नहीं होगी, या इसके लिए कौन कौन से अनुकूलन की आवश्यकता होती है, वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले कीट परागण। देखो, कीट परागित पुष्पों की क्या विशेषता है, इनकी विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग, और विशेषता इसकी महत्वपूर्ण है। कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली चीज कि कीट जो होते हैं ना, ध्यान से सुनना, कीट जो होते हैं या मधुमक्खियां जो होती हैं या अन्य कीट जो होते हैं, भंवरे वगैरह और भी कई सारे कीट, वो अधिकांशतः उन पुष्पों पर बैठते हैं जो पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, तो पुष्प के रंग में सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि पुष्प जो है वो कैसे होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, ना कि कलरलेस होने चाहिए। अर्थात पुष्प कैसे हो, रंगीन होने चाहिए। ठीक है, अब रंगीन होने का जो गुण है वो किसके कारण होता है, आपको जब पुष्प के बारे में बताया था पहले ही लेक्चर में,
12 सेकंड चैप्टर में जो पहला लेक्चर था उसमें आपको दलों के बारे में बताया था, दल पुंजों के बारे में, कि दल पुंज जो होते हैं, दल पुंज कैसे होंगे, रंगीन होंगे, हरे और सफेद रंग को छोड़ के किसी भी रंग के हो सकते हैं। और यही दल पुंज क्या करते हैं, पौधे के पुष्प के रंग का निर्धारण करेंगे। तो पुष्प के रंग का निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होगा, दलों के द्वारा होगा। ध्यान से सुन लेना, दलों के द्वारा ही। जैसे कोई लाल पुष्प है तो किसके द्वारा होगा, दल उसके लाल होंगे, पीला है या गुलाबी है, किसी भी रंग का हो, दल जो होंगे वो रंग का निर्धारण करेंगे। तो पहली कंडीशन हो गई पुष्प का रंग, पुष्प कैसे होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जैसे बोगनविलिया, आपने देखी होगी बोगनविलिया, बोगनविलिया जो होती है ना, इसमें पुष्प जो होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। अब सफेद रंग के होने के बावजूद भी क्या होता है, इनमें कीट परागण होगा। तो बोगनविलिया के अंदर जो सहपत्र होते हैं, सहपत्र जो पुष्पों के नीचे की ओर पाए जाते हैं, पुष्प वृंत की ओर, तो बोगनविलिया में सहपत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल या गुलाबी रंग के होंगे। तो वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। पुष्प जो हैं वो सफेद रंग के मिलेंगे बोगनविलिया के अंदर। और बोगनविलिया आमतौर पे घरों में जो गेट होते हैं, मुख्य द्वार जो होता है ना घरों का, उस पर सजाने के काम में लेते हैं बोगनविलिया को। कांटे से होते हैं, इसकी लाल लाल सी पत्तियां आती हैं, उन पत्तियों के बीच में ही सफेद से फूल मिलेंगे आपको छोटे से। तो बोगनविलिया में पुष्प सफेद रंग के, लेकिन सहपत्र कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और इन्हीं सहपत्रों के द्वारा कीट जो होते हैं वो इनकी ओर आकर्षित होंगे। ठीक है। दूसरा, ऐसे ही एक पुष्प है मुसेंडा। इसमें क्या होता है कि बाह्य दल जो होते हैं, बाह्य दल, देखो बाह्य दलों के बारे में जब बताया था तो वहां यह बोला था कि कुछ पादपों में बाह्य दल कैसे होते हैं, हरे ना होके किसी अन्य रंग के होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, दलाव के नाम से जानते हैं। ये सेकंड चैप्टर के पहले वीडियो में ही है। बाह्य दल जब बताए थे कि कुछ पादपों में या कुछ पुष्पों में बाह्य दल हरे रंग के ना होकर कैसे होते हैं, अन्य रंग के होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, दलाव के नाम से जानते हैं, दलाव। ठीक है। तो मुसेंडा के अंदर क्या होता है, बाह्य दल जो होते हैं, ये बाह्य दल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। अर्थात कैसे, क्या कहलाएंगे, ये दलाव कहलाएंगे। और बाह्य दलों के कारण ही कीट जो होते हैं ना वो इनकी ओर क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे और इनमें परागण की क्रिया को संपन्न करेंगे। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है पुष्प का रंग, कि पुष्प कैसे होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए, हरे और सफेद रंग को छोड़ के किसी अन्य रंग के होने चाहिए, ताकि कीट जो हैं वो उन पुष्पों की ओर आकर्षित हो सके। दूसरा है पुष्प का आकार। दूसरा, देखो पुष्प के आकार से मतलब होता है कि सामान्य तौर पे कीट परागित पुष्प जो हैं ये कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, जो हमें थोड़ी दूर से दिखाई दे सके, बड़े होने चाहिए, कीटों को दिखाई देने होने चाहिए। यदि मान के चलना ये कैसे हैं, छोटे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि पुष्प कैसे हैं, छोटे हैं, तो छोटे पुष्प जो होते हैं ना, ये छोटे पुष्प कैसे होने चाहिए, समूह के रूप में या गुच्छे के रूप में होने चाहिए। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सरसों। सरसों के अंदर जो पुष्प होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पीले पीले रंग के, लेकिन वो कैसे होते हैं, समूह में होते हैं, कई सारे होते हैं। तो समूह के अंदर मिलें, या तो पुष्प बड़े हो, जैसे गुलाब का हो गया या गुड़हल का हो गया, तो बड़े पुष्प जो हैं वो तो कैसे होंगे, एकल हो सकते हैं। लेकिन यदि पुष्प छोटे हैं तो छोटे पुष्प जैसे सरसों वगैरह ये सभी कैसे होने चाहिए, ये सभी समूह के रूप में या गुच्छे के रूप में होने चाहिए, ताकि कीट जो हैं वो इनकी ओर आकर्षित हो सके। ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट आता है इसके बाद में, चलो इधर
गंध। तीसरा पॉइंट आता है गंध। तो गंध देखो, कीट परागित पुष्पों की ये विशेषता होनी चाहिए कि कीट परागित पुष्प कैसे हों, गंध युक्त हों, गंध युक्त होने चाहिए। ठीक है, गंध चाहे कैसे भी हो, चाहे वो हमारे लिए अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, कैसी भी गंध हो, कीट परागित पुष्प जो हैं वो गंध युक्त होने चाहिए। और गंध के कारण ही कीट जो होंगे वो क्या होते हैं, इनकी ओर आकर्षित होंगे। ध्यान से सुन लेना कि कीट परागित पुष्पों की विशेषता चल रही है। पहला पुष्प के रंग की बात हो गई, रंग कैसा होना चाहिए, हरे और सफेद को छोड़ के किसी भी रंग के होने चाहिए। ठीक है, और पुष्पों में रंगीन होने का मुख्य जो लक्षण होता है वो दलों का होता है। और बोगनविलिया में सहपत्र के द्वारा रंगीन होंगे, मुसेंडा के अंदर बाह्य दलों के कारण रंगीन होंगे। अगला है पुष्प का आकार, कि पुष्प कैसे होने चाहिए, बड़े आकार के होने चाहिए। और कीट परागित पुष्प जो हैं यदि वो छोटे हैं, छोटे, तो वो समूह में या गुच्छे के रूप में होने चाहिए। तीसरा है गंध, कि गंध युक्त कीट जो है ना वो गंध युक्त होने चाहिए। गंध युक्त होने से क्या होता है कि कीट उनकी ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे, कीट आकर्षित होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक पुष्प होता है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, या विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया में क्या होता है, रेफ्लेशिया के अंदर से सड़े अंडे जैसी, इस पुष्प के अंदर से क्या होता है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। जैसे लैब में वो बनाते हैं ना, वो अमोनिया या कुछ कोई गैस बनाते हैं जिसमें सड़े अंडे के जैसी वो आती है गंध, तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। और इसी गंध से क्या होती हैं, मक्खियां जो होती हैं, आपने एक चीज देखी होगी, जहां गंदगी होंगी वहां गंदगी में मक्खियां ज्यादा मिलेंगी। मक्खियां क्यों मिलेंगी, क्योंकि उस गंध के कारण मक्खियां क्या होती हैं, उस जगह पे ज्यादा जाती हैं। जहां जो कोई चीज सड़ रही गल रही होगी वहां पे मक्खियां ज्यादा मिलेंगी। तो इस सड़े अंडे जैसी गंध के कारण मक्खियां जो होती हैं वो इस कीट की ओर आकर्षित होंगी, और आकर्षित होने पे वो इसके अंदर क्या कर देंगी, परागण क्रिया को संपन्न करेंगी। ठीक है, तो ये आप है ना एक नोट डाल के लिख लेना आपकी कॉपी में, या पीडीएफ जो आपके लिए मिली है उसके अंदर जो गंध वाला पॉइंट है, गंध वाला, उसमें लिखना ये पहले, हाँ सॉरी, ये पॉइंट लिख लेना जहां पुष्प का रंग लिखा हुआ है ना, पुष्प के रंग में आपके लिए ये दो एग्जाम्पल उसमें नहीं लिखे आपके पीडीएफ में, तो वहां ये नोट डाल के लिख लेना चाहो तो, कि बोगनविलिया में, ये नोट डाल के सभी लिख लेना जो पीडीएफ नोट करते हुए जा रहे हैं, कि बोगनविलिया में सहपत्र रंगीन होते हैं, बोगनविलिया में सहपत्र रंगीन होते हैं, तथा मुसेंडा में बाह्य दल रंगीन होते हैं, तथा मुसेंडा में बाह्य दल रंगीन होते हैं, जिनके कारण कीट पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। जिसके कारण कीट पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, जहां गंध वाला पॉइंट है पीडीएफ में देखना, जहां गंध वाला पॉइंट है वहां एक लाइन में नोट करके लिख लेना, नोट करके रेफ्लेशिया, और ब्रैकेट में लिख लेना विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। रेफ्लेशिया के पुष्प से सड़े अंडे जैसी गंध आती है, रेफ्लेशिया के पुष्प से सड़े अंडे जैसी गंध आती है, जिसके कारण
जिसके कारण मक्खियां इस पुष्प की ओर आकर्षित होती हैं। इस पुष्प की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है इसके बाद में अगला पॉइंट है मकरंद। देखो मकरंद क्या होता है कि पुष्प के अंदर जो जो दलपुंज होते हैं, इन दलपुंजों के आधार भाग में पाई जाने वाली ग्रंथियां जो होती हैं वो एक विशेष प्रकार के रस या रासायनिक पदार्थ का स्रावण करती हैं, और ये रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? मकरंद। मकरंद कहलाएंगे। तो कीट जो होते हैं ना, वो इसी मकरंद को ग्रहण करने के लिए, इसी रस को ग्रहण करने के लिए, ठीक है, दलपुंज जो होते हैं इनसे क्या निकलता है? एक रस निकलता है या रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे हम मकरंद बोलते हैं। तो कीट जो होते हैं ये रस है ये। तो कीट इसी मकरंद को ग्रहण करने के लिए पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। यदि मान के चलना पुष्प के अंदर ये मकरंद नहीं है तो कीट इनकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। यदि मकरंद नहीं है पुष्प के अंदर तो कीट आकर्षित नहीं होंगे, और यदि ये मकरंद पाया जाता है तो कीट भी इनकी ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इनकी ओर कब आकर्षित होंगे कीट? जब मकरंद ग्रंथियां इनमें पाई जाएंगी। ठीक, अगला है परागकोश। देखो कीट परागित पुष्पों की यह विशेषता होनी चाहिए कि ये वर्तिकाग्र, ये परागकोश, ठीक है, ये इनके क्या हो गए? दल। तो कीट परागित पुष्पों की ये विशेषता होनी चाहिए कि इनके परागकोश जो है ना वो थोड़े ऊंचे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, ताकि कोई भी कीट यहाँ जैसे आने के बाद में वो मकरंद को जैसे ही लेगा इसमें से, तो मकरंद को लेने पे यदि कीट के परागकोश के परागकण क्या हो जाएं? कीट के शरीर से चिपक जाएं। ये ऐसा होना चाहिए सिस्टम। तो कीट परागित पुष्पों की ये विशेषता होनी चाहिए कि परागकोश जो हैं वो कैसे होने चाहिए? लंबे होने चाहिए। परागकोश लंबे होने चाहिए ताकि जब भी कीट आए, ठीक है, और कीट आने पे वो अपने नेक्टर को जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश कराएगा तो ये परागकोश फटके और परागकण कहाँ बिखर जाएंगे? उसके शरीर पे बिखर जाएंगे। ठीक, ये इसकी विशेषता हुई। अगला है वर्तिकाग्र। देखो परागकोश लंबे होंगे तो वर्तिकाग्र कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए ना। यदि मान के चलना ऐसी कंडीशन किसी दूसरे पुष्प में है, अब हम ये इसको दूसरा पुष्प मान के चल रहे हैं, ये दूसरा पुष्प हो गया, ये दूसरा पुष्प हो गया। यदि वर्तिका लंबी हुई, ध्यान से सुनना, यदि वर्तिका लंबी हुई तो ये कीट आएगा यहाँ पे और यहीं से ये परागकण यहीं पे इसके शरीर पे जो परागकण चिपके हुए हैं वो क्या होंगे? यहीं की यहीं गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस वर्तिकाग्र पे परागकण नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए कि कीट परागित पुष्पों की ये विशेषता होनी चाहिए कि इनकी वर्तिकाग्र जो है या वर्तिका जो है वो छोटी होनी चाहिए, परागकोश लंबे होने चाहिए और वर्तिका कैसी होनी चाहिए? छोटे, ताकि कीट किसी अन्य पुष्प से आया हो और उसके शरीर पे परागकण चिपके हुए हों, तो जैसे ही वो यहाँ प्रवेश करे तो कुछ परागकण इस वर्तिकाग्र पे चिपक जाएं या उस पर झड़ जाएं। इसलिए वर्तिकाग्र का या वर्तिका का छोटा होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? परागकोश, मकरंद,
अगला पॉइंट है इसके बाद में, देखो एक शब्द है हमारे पास में परागदस्यु या मकरंददस्यु। चलो परागदस्यु से लिख लेना। परागदस्यु, दस्यु का मतलब क्या होता है? दस्यु बोलते हैं हम डाकुओं को। दस्यु का मतलब होता है डाकू, ठीक है, डाका डालने वाले जो होते हैं। और आपने कई मूवियों में देखा होगा कि डाकू आते हैं, डाकू क्या करेंगे, किसी गांव में आए तो उनका काम होता है लूटने का। वो जो भी पैसे या जो भी धन होता है उसको वो लूट के जाते हैं। तो डाकू ऐसे ही क्या करेंगे कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, पराग कण जो होंगे इन पराग कणों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे जो कीट होते हैं ना उनको हम परागदस्यु के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन लेना, परागदस्यु का मतलब क्या होता है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पराग कणों को भोजन के रूप में क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक, अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन आता है कि मान के चलना पुष्प क्या है, रंगीन है। आपके लिए पहला पॉइंट बताया था कि कीट परागित पुष्पों की ये विशेषता है सबसे पहली कि पुष्प रंगीन होने चाहिए। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनना कि कीट परागित पुष्प रंगीन है, ठीक, तो क्या नाम है, रात्रि के समय क्या पुष्पों के अंदर परागण की क्रिया होगी अथवा नहीं होगी? क्वेश्चन ये है, हाँ, कि पुष्प, मैंने ये बताया था कि पुष्प जो हैं वो रंगीन होने चाहिए, पहली बात। तो क्वेश्चन है क्या रात्रि के समय जब अंधेरा होगा तो अंधेरे में तो हमें कोई रंग दिखेगा नहीं, चाहे वो लाल हो, पीला हो, गुलाबी हो, कोई सा भी हो। तो रात्रि के समय या अंधेरे के समय क्या कीट परागण की घटना हो सकती है अथवा नहीं? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। ठीक है, क्या रात्रि के समय कीट परागण की क्रिया होती है? तो इसका कारण देना है। होती है तो किन पौधों में होगी या किन पुष्पों में होगी, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको ढूंढ के लाना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको ढूंढना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, क्यों और कैसे और किन पुष्पों के अंदर ये घटना होगी। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आप पीडीएफ में से कीट परागण की विशेषता लिखें तो वहाँ पे बस आप लोग 2 लाइनें छोड़ देना, 2 लाइनें छोड़ के और आगे लिखना चालू कर देना। तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, इसमें लिख लेना क्यों और कैसे, ये भी जवाब है कि किन पुष्पों में होगी, यदि हुई तो, ठीक है, यदि हुई तो किन पुष्पों में होगी, और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। ये आपको आंसर लेके आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना एक बार फिर से। कर लिया होगा। ठीक है, तो बात यहां चल रही थी कि कुछ कीट ऐसे होते हैं, कुछ कीट जो कि क्या करते हैं, पराग कणों का भक्षण करते हैं, पराग कणों को खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, परागकण जो होते हैं वो कीटों के भक्षण या कीटों के भोजन के रूप में काम में आते हैं, जैसे रोजा, मैग्नोनिया, कुछ ऐसे पादप होते हैं
जिनके परागकण भोजन के रूप में काम आएंगे, और ऐसे कीट जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, परागदस्यु या मकरंददस्यु कहलाते हैं। तो ये कीट परागित पुष्पों की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले पुष्प का आकार, दूसरा है पुष्प का रंग, तीसरा है परागकोश की लंबाई, वर्तिकाग्र की लंबाई, मकरंद। ठीक है, ये कुछ क्या हो गए पॉइंट हैं जो कीट परागण के लिए आवश्यक होते हैं या इसके अनुकूलन माने गए हैं या कीट परागित पुष्पों की विशेषता मानी गई है। ठीक है, इसके बाद में कीट परागण के बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा, आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे एक पुष्प होता है एमोरफोफेलस, देखना आगे। अगला चल रहे हैं हम लोग कीट के बाद में दूसरा आपको बताया था पक्षी परागण। ऑर्निथोफिली के नाम से इसको जानते हैं, पक्षी परागण। ठीक है, पक्षी परागण का मतलब क्या होता है? पक्षी परागण का मतलब होता है पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण। वो क्या कहलाएगा? पक्षी परागण कहलाता है। पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण पक्षी परागण कहलाएगा। अगली बात कि पक्षी परागित पुष्प जो होते हैं, ध्यान देना, पक्षी परागित पुष्प जो होते हैं ये सामान्यतया या अधिकांशतः लाल रंग के पुष्प होते हैं। अधिकांशतः लाल रंग के पुष्प होंगे। पक्षियों द्वारा होने वाले जो परागण की घटना होती है या पक्षियों द्वारा जिन पुष्पों में परागण की घटना होती है वो पुष्प अधिकांशतः कैसे होते हैं? लाल रंग के होते हैं। दूसरी बात कि ये पुष्प जो होते हैं ना, इन पुष्पों के दल जो होते हैं, दल पुंज जो होते हैं, इन दल पुंजों में मकरंद की बड़ी बड़ी नलिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात मकरंद जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। अब कोई भी कीट आया, जैसे मान के चलो ये कोई पुष्प है, ठीक है, ये इसमें क्या हो गई? वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये इसके क्या हो गए? दल, बाह्य दल हो गए। अब कोई भी पक्षी आया और पक्षी आने पे जैसे ही वो अपनी चोंच को या मकरंद की नलिकाओं में प्रवेश कराएगा, मकरंद के लिए दल की जो शिराएं होती हैं उनमें जैसे ही वो चोंच को, ये कोई पक्षी है, ठीक है, ये इसकी चोंच हो गई, चोंच को जैसे ही प्रवेश कराएगा तो प्रवेश कराने पे ये मकरंद को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो मकरंद जो है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि कीट की तुलना में पक्षी जो होता है वो बड़े आकार का होता है। कीट की तुलना में, कीट के लिए क्या है? थोड़ा सा चाहिए, लेकिन पक्षियों के लिए ज्यादा मकरंद चाहिए। तो कीट परागित पुष्प लाल रंग के होंगे। दूसरी बात, इनमें मकरंद क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक, तो जैसे ही ये अपनी चोंच को प्रवेश कराएंगे तो सीधी सी बात है, जैसे ही चोंच को प्रवेश कराएंगे तो पक्षी के चोंच के थोड़े से दाब के कारण क्या होगा? ये दल, बाह्य दल और यहाँ परागकोश जो होते हैं वो हिलेंगे, और हिलने से हो सकता है झटके के साथ में परागकण जो हैं वो इस कीट के शरीर के, इस पक्षी के शरीर के ऊपर क्या होंगे? चिपक जाएंगे। और चिपकने के बाद में क्या होगा? जैसे ही ये पक्षी किसी अन्य पुष्प पे जाएगा तो वहां उसके शरीर पे चिपके हुए जो, अब ये पक्षी, इसको अलग मार्कर से बनाते हैं, जैसे ये पक्षी है, ये इसकी चोंच हो गई। ठीक, अब इसके शरीर पे क्या होता है? परागकोश से निकले परागकण जो होते हैं वो इसके शरीर पे क्या होंगे? चिपक जाएंगे। अब ये किसी दूसरे पुष्प में जब भी ये जाएगा, तो दूसरे पुष्प में जब भी जाएगा तो इसके शरीर के ऊपर
या दल के अंदर चोंच को जैसे ही प्रवेश कराएगा, इसके शरीर पे चिपके हुए परागकण जो होते हैं वो इसकी वर्तिकाग्र पे आ जाएंगे। और वर्तिका क्या हो जाएगी, वर्तिका पे आने पे परागण क्रिया क्या होगी, संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो कीट परागित वो पक्षी परागित पुष्पों की या ऑर्निथोफिली जो होते हैं उनकी ये विशेषताएं होती हैं कि ये पुष्प कैसे होते हैं। पहली बात बड़े होंगे, दूसरी बात इनमें मकरंद जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होगा, और ये अधिकांशतः कैसे होंगे, लाल रंग के होते हैं। अब जैसे संसार की सबसे छोटी चिड़िया होती है, संसार की सबसे छोटी चिड़िया है या छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, इसका नाम सुना होगा सबने। संसार की सबसे छोटी चिड़िया बोल दो इसको, या संसार का सबसे छोटा पक्षी बोल दो। इस हमिंग बर्ड के द्वारा एक पादप होता है बिगोनिया, बिगोनिया। इसके अंदर क्या होगी, बिगोनिया में परागण की क्रिया होगी। ध्यान से सुनना कि हमिंग बर्ड के द्वारा क्या होगा, बिगोनिया जो पादप होता है, बिगोनिया में किसकी क्रिया होगी, परागण की क्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसी तरह कि ये हमिंग बर्ड जो है इस बिगोनिया के पुष्प के जो दल होते हैं, इन दलों में मकरंद को ग्रहण करने के लिए जैसे ही अपनी चोंच को प्रवेश कराएगा तो इसके परागकोश जो होंगे वो क्या है, फट जाएंगे। और परागकोश जब फट जाएंगे तो परागकोशों के फटने पे परागकण कहाँ जाएंगे, इस पक्षी के शरीर के पे चिपक जाएंगे। और ये पक्षी जब दूसरे पुष्प पे जाएगा तो दूसरे पुष्प पे जाने पे वो परागकण, कुछ परागकण कहाँ होंगे, उसकी वर्तिकाग्र पर झड़ जाएंगे और पक्षी के द्वारा उस पुष्प में परागण की क्रिया क्या होगी, संपन्न हो जाएगी। ठीक है, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। जैसे बेगोनिया, ऐसे ही कई हैं, कई पुष्प हैं, कई सारे पादप हैं। जैसे कोआ जो होते हैं, सबने देखे हैं कोआ को, तो कोआ के द्वारा किसमें होता है, सेमल में होगा। सेमल नाम का जो पादप है उसमें भी कोआ क्या करते हैं, सेमल के पुष्प से, सेमल यहां लिख देता हूं, कोआ क्या करते हैं, सेमल का जो पुष्प होता है, इस सेमल के पुष्प से मकरंद को ग्रहण करने के लिए जैसे ही अपनी चोंच को प्रवेश कराएंगे तो वहां उसके परागकण इस कोआ के ऊपर चढ़ जाएंगे। और वो जब वो दूसरे पुष्प पे जाएगा, दूसरे पुष्प पे, तो उस शरीर पे पाए जाने वाले जो परागकण होंगे वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कोआ के द्वारा किसमें हो रही है, ऐसे ही क्या नाम है, पांगरा के अंदर होती है। पांगरा में भी इसी प्रकार से मिलेंगी। ये आपको कुछ एग्जाम्पल आपकी पीडीएफ में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक, तो पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया हो गई। फिर से देख लेना एक बार कि पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया जो होती है उसे ही हम ऑर्निथोफिली या पक्षी परागण के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरा, ये पुष्प जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, अधिकांशतः लाल रंग के पुष्प होंगे। तीसरी बात, इनमें मकरंद जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होगा, मकरंद बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक, अब जैसे ही ये अपनी चोंच को मकरंद की प्राप्ति के लिए दलों के अंदर प्रवेश कराएंगे तो परागकोश फटेंगे, परागकण इनके शरीर पर गिरेंगे। जब ये किसी दूसरे पुष्प पे जाएंगे और वहां वर्तिकाग्र परिपक्व है तो कुछ परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र पर झड़ जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, पक्षी परागण के नाम से जानते हैं। शायद आ गया होगा समझ में। तीसरा है इसके बाद में चिरेप्टोफिली, चिरेप्टेरोफिली या चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ द्वारा, ये चिरेप्टेरोफिली इसको बोलते हैं। अब सुनो, नाम से मालूम चल रहा है कि चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाएगा, चमगादड़ परागण या चिरेप्टोफिली कहलाता है। अब सुनो, ये आपको पता है कि चमगादड़ जो है
वो हमेशा रात्रि के समय उड़ते हैं, रात्रि के समय उड़ेंगे। दिन में आपने चमगादड़ उड़ते हुए नहीं देखे होंगे, रात्रि के समय उड़ते हैं। तो इनके द्वारा जो परागण होगा वो भी कब होगा, रात्रि के समय ही होगा। जैसे कदम्ब, गांव में जो बच्चे रह रहे हैं उन्होंने कदम्ब के वृक्ष देखे होंगे, कदम्ब, कचनार, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इनके द्वारा देखो रात्रि के चमगादड़ जो होती है वो अधिकांशतः कहाँ मिलेगी, पेड़ों पे उल्टी लटकी हुई मिलेगी। तो कदम्ब और कचनार के जो वृक्ष होते हैं इनके पुष्प जो होंगे ना उनमें चमगादड़ के द्वारा क्या होगी, परागण की क्रिया होगी। ठीक है, तो चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण जो होता है वो भी क्या कहलाएगा, चिरैप्टोफिली या चमगादड़ परागण कहलाता है। अगला है इसके द्वारा, एक और रह गया है घोंघों द्वारा। घोंघों द्वारा, देखो घोंघों द्वारा जो परागण होगा, ध्यान से सुनना, घोंघों द्वारा इसको बोलते हैं मेलेकोफिली। शुरू में बताया था मेलेकोफिली के नाम से इसको जानते हैं। एक कुल होता है सुरनकुलेसी कुल, सुरनकुलेसी कुल के जो पादप होते हैं ना उनमें घोंघों द्वारा, ठीक है, घोंघों द्वारा क्या होगा, परागण होगा। सुरनकुलेसी कुल के पादपों में, सुरनकुलेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें घोंघों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, अब घोंघे परागित जो पुष्प होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि ये अधिकांशतः मृदा के संपर्क में रहते हैं, या जो जमीन होती है ना जमीन के संपर्क में अधिकांशतः रहेंगे, जमीन के संपर्क में। तो ये आपके लिए 4 बताए थे, कौन कौन से, सबसे पहला कीट परागण, दूसरा पक्षी परागण, तीसरा चमगादड़ द्वारा और चौथा है घोंघों द्वारा परागण। ठीक, अब इसमें जिन बच्चों ने पीडीएफ लिखी है, जिन्होंने पीडीएफ लिखी है वो एक नोट डाल के लिख लेना चमगादड़ द्वारा परागण में। जहां जिन बच्चों ने लिखी है वो चमगादड़ द्वारा परागण में नोट डाल के लिख लेना। लिखो झाड़ फनूस, झाड़ फनूस, ब्रैकेट में लिख लेना किगलिया। झाड़ फनूस या किगलिया में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। झाड़ फनूस या किगलिया में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। दूसरा लिखना है इसी में, इसी में दूसरा लिखना बोहिनिया मेगालेंड्रा। बोहिनिया अंडरलाइन कर लेना, मेगालेंड्रा में, बोहिनिया मेगालेंड्रा में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। बोहिनिया मेगालेंड्रा में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। या जिन बच्चों ने पीडीएफ नहीं लिखी बाद में लिखें वो इन पॉइंटों को नोट कर लेना, जब भी लिखें तो उसी में ऐड कर लेना, इसको जो पीडीएफ मिलेगी उसी में। लिख लिया। तीसरा लिखना इसमें घोंघों द्वारा में क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम में घोंघों द्वारा परागण होता है। क्राइसैंथेमम में
घोंघों द्वारा परागण होता है। और एक और लिख लेना, लेमना में, लेमना ये जलीय होता है, जलीय पादप, ब्रैकेट में लिख लेना समझने के लिए। लेमना में घोंघों द्वारा परागण होता है, घोंघों द्वारा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, सॉरी कुछ एग्जाम में पूछे गए थे ये। क्राइसैंथेमम और लेमना जो कि कैसा है, जलीय पादप है, इनमें घोंघों द्वारा परागण होता है। अगले नोट में ही अगला पॉइंट लिखना, सर्प परागण। सर्प परागण अगला लिखना, नोट में लिख लेना, नोट डाल के, सर्प परागण। सर्प परागण, इसमें लिखना सर्प के द्वारा होने वाला परागण, सर्प के द्वारा होने वाला परागण सर्प परागण कहलाता है। सर्प के द्वारा होने वाला परागण सर्प परागण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, एरिस्मिया, एग्जाम्पल एरिस्मिया। और एक और लिख लेना नोट के अंदर ही, चीटी परागण। ये ध्यान देना, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में ये जरूर है। जो बच्चे कंपटीशन की कर रहे हो तैयारी, वो लोग इनको पढ़ लेना, अदरवाइज जो केवल 12th लेवल तक है वो इस परागण को मत पढ़ना। ये सर्प परागण, चीटी परागण, इनको मत पढ़ना। तो अगला हेडिंग डालना, चीटी परागण। चीटी परागण को बोलते हैं मायसिमिकोफिली। चीटी परागण को मायसिमिकोफिली के नाम से जानते हैं। नाम से मालूम चल रहा है, चींटियों के द्वारा होने वाला जो परागण होगा वो क्या कहलाएगा, चीटी परागण कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, मायसिमिकोफिली, सर्प के द्वारा होने वाला परागण, इसको ऑफियोफिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल हैं इसके आम, बबूल आदि। आम, बबूल आदि। इसके बाद में ये तो हो गए आपके परागण या कंप्लीट। अब देखो आपकी बुक जो है ना, बुक में कुछ एक दो पॉइंट और दे रखे हैं। इसी के अंदर एक पुष्प का नाम है एमोरफोफिलस का पुष्प। ध्यान से सुनना, एक पुष्प है एमोरफोफिलस। ठीक है, एमोरफोफिलस का जो पुष्प होता है ना, ये पुष्प जैसे आपने वो देखा है, आग का जो पुष्प होता है, आग का पुष्प कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा कपनुमा, सफेद आकार का होता है, ऐसे कपनुमा मिलता है। जो ज़्यादातर आपने मंदिरों में देखा होगा, शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, आग का जो पुष्प होगा वो एक गिलास नुमा या फिर एक क्या नाम है, क्या बोलते हैं, एक फ्लास्क नुमा होता है, जैसे कॉनिकल फ्लास्क होता है ऐसे। तो इस पुष्प की, एमोरफोफिलस का जो पुष्प होता है ना, वो भी इसी प्रकार का होता है।
इसी प्रकार का एक गिलास नुमा पुष्प होता है, आग की तरह पुष्प होता है ये। लेकिन आग का जो पुष्प होता है उसकी लंबाई तो लगभग 8-10 सेंटीमीटर तक मिलेगी आपके लिए, सॉरी 10 से 15 सेंटीमीटर मिलती है। जबकि एम्बोर्फोफिलस का पुष्प जो है ये 5 से 6 फीट का होता है। एम्बोर्फोफिलस का पुष्प जो होगा वो 5 से 6 फीट, मतलब लगभग हमारे से या हमारी जो लंबाई होती है ना लगभग इतना मिलता है। ठीक, एम्बोर्फोफिलस का जो पुष्प है। और ये पुष्प जो होते हैं ना वो गुलाबी रंग का, लगभग गुलाबी रंग का पुष्प होता है। और इस पे क्या होता है बाहर की तरफ, जैसे क्या बताऊं, जैसे ये मान के चलना ये एम्बोर्फोफिलस का पुष्प है तो इसके बाहर की तरफ क्या होता है पूरा गुलाबी रंग का रहेगा, लेकिन इसके बाहर की तरफ ऐसे सफ़ेद रंग की क्या होती हैं लाइनें सी बनी हुई होती हैं इस पुष्प के। ठीक है, सफ़ेद रंग की लाइन सी ऐसे मिलेंगी इनमें। इस प्रकार से तो इसके पुष्प में क्या होता है, कोई भी पक्षी या कीट जब अपने अंडों को इसमें सुरक्षित रखता है, इनके कोष्ठक जो होते हैं ना इनमें क्या करते हैं पक्षी या कई कीट जो होते हैं वो अपने अंडों को क्या रखेंगे सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि काफ़ी गहराई तक होता है तो इन अंडों को सुरक्षा भी मिलती है। तो जैसे ही रखने के लिए आते हैं तो इनमें क्या होती है परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। पक्षी या कीटों के द्वारा एम्बोर्फोफिलस का जो पुष्प होता है उसमें परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसे ही क्या होता है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है यक्का और शलभ का। यक्का और शलभ, यक्का जो होता है ना, यक्का तो क्या होगा पादप, यक्का तो पादप है, और शलभ क्या होता है कीट होता है, एक कीट मिलेगा। तो एक पादप और दूसरा क्या है जंतु है। तो शलभ जो होती है, ध्यान से सुनना, यक्का का जो पुष्प होता है, यक्का का पुष्प, इस पुष्प के अंदर पुंपूर्वता या प्रोटेंड्री, ये पुष्प कैसा होगा प्रोटेंड्री या पुंपूर्वता इसके अंदर पाई जाती है। अर्थात इस पुष्प के अंदर प्रोटेंड्री का मतलब क्या है कि पराग कोश जो होते हैं ये पहले परिपक्व होते हैं। पराग कोश पहले परिपक्व होंगे, वर्तिकाग्र बाद में परिपक्व होगी, अर्थात समकाल भिन्नता मिलेगी या विषम काल भिन्नता मिलेगी। इनके अंदर भिन्न काल परिपक्वता पाई जाती है, अर्थात पहले परागकोश परिपक्व हो रहा है, बाद में क्या होगी वर्तिका परिपक्व होगी। तो भिन्न काल परिपक्वता इनके अंदर मिल रही है। तो यक्का का जो पुष्प होता है, जैसे ये यक्का का क्या है पुष्प है, तो इस पुष्प के अंदर ये क्या हो गई वर्तिकाग्र इसकी, और ये इसके क्या हो गए अंडाशयी कोष्ठक, और ये इसके परागकोश। ठीक है, अब शलभ नाम के एक शलभ होता है जिसका नाम होता है प्रोन्यूवा। प्रोन्यूवा नाम का एक शलभ होता है, एक कीट होता है। जब ये शलभ अपने अंडों को, ध्यान से सुनना, ये कीट जो है कौन से नाम का प्रोन्यूवा नाम का एक कीट होता है, एक शलभ होता है। जब ये प्रोन्यूवा अपने अंडों को इसके अंडाशयी कोष्ठकों में सुरक्षित रखने के लिए आता है, जैसे ये कीट यहाँ पे आएगा और अपने अंडों को कहाँ रखेगा, यक्का के अंडाशयी कोष्ठक जो होते हैं उनमें क्या करता है सुरक्षित रखता है। तो जैसे ही सुरक्षित रखेगा, तो जैसे ही ये आएगा ना, तो ये बताया था कि यक्का जो होता है वो कैसा होगा प्रोटेंड्री होगा। प्रोटेंड्री का मतलब परागकोश पहले परिपक्व होंगे। तो परागकोश क्या होते हैं फट जाएंगे, और फटने पे इनसे परागकण निकल के किससे चिपक जाएंगे, इससे शलभ से चिपक जाएंगे। शलभ के शरीर पे जाके क्या हो गए ये चिपक गए। ठीक है, अब जब ये शलभ यहां से निकल के किसी दूसरे यक्का पे जाएगा, मान के चलना यहां से निकल के और ये शलभ किसी दूसरे यक्का पे जैसे ही गया, और
इस यक्का के अंदर वर्तिकाग्र जो है, मान के चलो ये क्या हो गई, परिपक्व हो गई। सामान्य तौर पे यक्का जो होता है प्रोटेंड्री होगा, ठीक है। अब मतलब परागकोश पहले परिपक्व होंगे इनमें, तो यदि ये शलभ, ये कीट जो है वो यहाँ से निकल के किसी ऐसे पुष्प पे जाए जिसमें वर्तिकाग्र क्या हो चुकी हो, परिपक्व हो चुकी हो, उस पुष्प पे जाए, तो यहाँ जैसे ये जाएगा ना, तो इसमें से कुछ परागकण झड़ के कहाँ जाएंगे, इस वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। तो शलभ के द्वारा क्या हो जाती है, यक्का के अंदर परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। और मान के चलो ऐसा भी नहीं, ये शलभ यदि मान के चलो दूसरे पे भी नहीं जा रहा, किसी यहाँ पे इसके अंडाशयी कोष्ठकों में अपने अंडों को सुरक्षित रखने के बाद में जब ये शलभ किसी दूसरे पुष्प पे जाके बैठ रहा है और मान के चलो वहाँ उसके परागकण इसके शरीर से चिपक जाए, जैसे ये क्रिया यहाँ नहीं हो रही, ठीक है। अब ये यहाँ अंडों को सुरक्षित रख के और ये शलभ निकल के कहाँ पहुँच गया, दूसरे पुष्प पे पहुँच गया, दूसरे यक्का पे पहुँच गया। अब यक्का आपको पता है प्रोटेंड्री है ना, अब यक्का जो है इसमें से परागकण निकल के वो कहाँ चिपकेंगे, इसके शरीर से चिपक जाएंगे, शलभ के शरीर से। अब ये शलभ वापस जब अपने अंडों को लेने के लिए आएगा या फिर देखने के लिए कुछ भी इस पुष्प पे आएगा, तो ये इसमें से कुछ जैसे ये प्रवेश करेगा ना अंदर, नीचे की ओर जाएगा, कुछ परागकण जो होंगे वो इस वर्तिकाग्र पर झड़ जाएंगे या गिर जाएंगे, ठीक है। तो इस यक्का के अंदर क्या होगी, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। साथ ही साथ ये अंडाशय कोष्ठकों में अंडे क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और यहाँ परागण की क्रिया भी संपन्न हो रही है। आ गया समझ में। तो ये क्रिया देखो, ऐसी जो क्रियाएं हैं वो हम इकोलॉजी में लेके चलेंगे कि कौन सी क्रिया कैसी होती है जिसमें किसी को लाभ है, किसी को हानि है, या दोनों को हानि है या दोनों को लाभ है। जो ये इंटरएक्शन है वो आपके आगे इकोलॉजी वाले चैप्टर में आएंगी। तो ये दो घटनाएं और हैं आपके कोर्स में, एक तो एम्बोर्फोफिलस की, एम्बोर्फोफिलस का पुष्प जो होता है वो लंबा होता है, लगभग 5-6 फीट लंबा होता है, इतना लंबा होगा कि हम भी उसमें आसानी से जा सकते हैं पुष्प के अंदर। तो इसके अंदर कई पक्षी कीट जो होते हैं वो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए आएंगे, तो इनमें परागण की क्रिया को भी वो संपन्न करा जाते हैं। ऐसे ही यक्का और शलभ में, यक्का जो होता है वो प्लांट्स होता है और शलभ जो होता है कीट होता है, और कीट का नाम या शलभ का नाम नोट कर लेना, पीडीएफ में लिख लेना। शलभ का नाम जो होता है प्रोन्यूवा नाम का शलभ होता है ये, और ये प्रोन्यूवा शलभ जब भी अपने अंडों को यक्का के अंडाशय कोष्ठकों में सुरक्षित रखेगा तो यहाँ परागण की क्रिया को भी ये संपन्न कराएगा। तो ये यहाँ आपके है ना स्वपरागण और परपरागण, ये वाले टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्वपरागण और परपरागण में रह जाते हैं अंतर। स्वपरागण और परपरागण में अंतर जो है वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इन्हें पढ़ना, समझना, और यदि नहीं आए हो समझ में या कोई भी पॉइंट यदि समझ में नहीं आया इसमें से तो वो आप लोग नोट करा देना। ठीक है, धन्यवाद।